सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं पर प्रदेश के पर्यटन विभाग के निदेशक प्रखर मिश्रा से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता ओम अवस्थी। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों हुए महाकुंभ में 60 करोड़ से अधिक लोग शामिल हुए। प्रयागराज पहुंचने वाले काफी लोगों ने अयोध्या, वाराणसी समेत दूसरी जगहों का भी भ्रमण किया। महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश की पर्यटन की संभावनाओं को बड़ा पंख दिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के साथ इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या खास किया जा रहा है, देश ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, प्रदेश में वेलनेस और रूरल टूरिज्म की संभावनाओं को किस तरह से शोकेस किया जा रहा है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के निदेशक प्रखर मिश्रा जी। आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण और महाकुंभ के बाद उत्तर प्रदेश धार्मिक पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को लेकर आगे क्या खास योजना बनाई गई है? देखिए, उत्तर प्रदेश धार्मिक पर्यटन हेतु एक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख गंतव्य के रूप में उभर कर आ रहा है। विशेषकर अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश वैदिक सभ्यता के धार्मिक पर्यटनों में कई तरीके के गंतव्य उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, यथा नैमिषारण्य, शुकदेव तीर्थ स्थल, चित्रकूट। उत्तर प्रदेश पर्यटन अनवरत इन सभी पर्यटक गंतव्यों को जोड़ करके एक आइटनरी बनाने का प्रयास कर रहा है और उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई कनेक्टिविटी, अच्छी कनेक्टिविटी सुविधाओं के कारण यह संभव हो पा रहा है कि हम पर्यटकों को केवल किसी एक धार्मिक गंतव्य तक के लिए ना आकर्षित करें, बल्कि 5 से 6 दिन हेतु विभिन्न धार्मिक गंतव्यों की एक आइटनरी बना करके उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है और कई पर्यटक आ भी रहे हैं। पर्यटन क्षेत्र में एक गोल्डन ट्रायंगल नाम से बहुत ही फेमस आइटनरी हुआ करती थी दिल्ली, आगरा और जयपुर की। उसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में एक स्पिरिचुअल ट्रायंगल का विकास किया गया। अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी कुंभ के दौरान और कुंभ खत्म होने के बाद भी बड़ी मात्रा में पर्यटक इस आइटनरी पर आ रहे हैं, जहां पर वह इन तीनों स्थलों का भ्रमण करते हैं और यहाँ पर मंदिरों में दर्शन भी करते हैं। और धार्मिक पर्यटन को और अच्छी तरीके से बढ़ाने के लिए अनवरत प्रयास किया जा रहा है कि जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं हम उनके लेंथ ऑफ स्टे को बढ़ा पाएं, उन्हें ज़्यादा दिन यहाँ पर रोकें, उनके एक्सपीरियंसेस में मंदिरों के अतिरिक्त यहाँ का जो एक समृद्ध इतिहास है, जो यहाँ की समृद्ध संस्कृति है, इससे पर्यटकों को अवगत कराएं। जी, धार्मिक पर्यटन के साथ ही उत्तर प्रदेश ने देश की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है, उसके बारे में बताएं। साथ ही प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, ये विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन बिछिया और मैलानी के बीच में चलाई जा रही है। ये 107 किलोमीटर की दूरी है, जो कि लगभग 3.5 से 4 घंटे में तय करी जाती है। यह ट्रेन सुबह मैलानी रेलवे स्टेशन से जाती है और दुधवा टाइगर रिजर्व के जो प्रमुख 3 जंगल हैं, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुधवा नेशनल पार्क एवं किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन तीनों ही जंगलों के बीच से यह एक ट्रेन जाती है। तो अति मनोरम दृश्य इसमें देखने को मिलते हैं और एसी विस्टाडोम कोच के माध्यम से पर्यटक इन जंगलों से होते हुए जाते हैं तो उनको एक अनूठा अनुभव प्राप्त होता है और इसमें ट्रैवल करने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 2 नए टाइगर रिजर्व्स की भी स्थापना की गई है। चित्रकूट जनपद में रानीपुर टाइगर रिजर्व और बिजनौर जनपद में जो कॉर्बेट का बफर एरिया है उसे अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया गया है। दुधवा टाइगर रिजर्व एवं पीलीभीत टाइगर रिजर्व की अपनी पहले से ही एक पहचान है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यहाँ पर और बड़ी संख्या में पर्यटक आए, इसके लिए टूर ऑपरेटर्स के साथ लगातार हम लोग संपर्क में हैं और विगत 3 वर्षों में दुधवा टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों की संख्या दुगनी से भी अधिक हुई है। अभी तक दुधवा टाइगर रिजर्व के तीनों ही वन क्षेत्र किशनपुर, कतरनिया घाट एवं दुधवा नेशनल पार्क प्रत्येक मंगलवार को बंद रहते थे। इसकी वजह से यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को सफारी करने का अवसर नहीं प्राप्त हो पाता था। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया गया है। इस गठन के उपरांत पर्यटन विभाग और वन विभाग के बीच में एक अच्छे समन्वय के साथ में इको पर्यटन का विकास किया जा रहा है। इसी क्रम में यह जो साप्ताहिक पार्क्स की बंदी प्रत्येक मंगलवार होती थी उसे अब स्टैगर कर दिया गया है। अब यह बंदियां अलग अलग दिन होंगी। तो दुधवा नेशनल पार्क ट्यूसडे बंद हो रहा है, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेडनेसडे और कतरनिया घाट थर्सडे। तो इस प्रकार से अलग अलग दिनों पर पार्क के बंद होने से प्रत्येक दिन सफारी करने वाले पर्यटकों और उनके सुविधार्थ नेचर गाइड्स एवं ड्राइवर्स के लिए अतिरिक्त रोजगार का सृजन होगा। जो हमारे इको पर्यटक गंतव्यों में आ रहे हैं उनका अनुभव और बेहतर हो पाए, इसके लिए नेचर गाइड्स की ट्रेनिंग कराई जा रही है। पिछले वर्ष लगभग 150
नेचर गाइड्स की ट्रेनिंग कराई गई थी। इस वर्ष हम और बड़ी संख्या में नेचर गाइड्स को ट्रेन कर रहे हैं और हमारा जो इको पर्यटन में मूल उद्देश्य है वह संरक्षण को बढ़ावा देना, संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना और इन वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना है। तो एक काफी संरक्षण को महत्वपूर्णता देते हुए यह इको पर्यटन कराया जा रहा है और नेचर गाइड्स को भी इसी हिसाब से ट्रेन किया जा रहा है कि वह आने वाले लोगों को जंगलों के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताएं और केवल किसी एक वन्य जीव को देखने के लिए कि टाइगर दिखा दिया या राइनोसोरस दिखा दिया, इसके अराउंड फोकस करने के स्थान पर एक पूरे जंगल के अनुभव को हम अपने इको टूरिज्म के माध्यम से पर्यटकों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। जी, जैसे आपने बताया कि इको टूरिज्म के जरिए पूरे जंगल से जो है आप पर्यटकों को रूबरू करा रहे हैं, वहाँ के माहौल से रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं, तो धार्मिक और इको टूरिज्म के साथ ही बुंदेलखंड क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने और प्रदेश में वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं? ये बुंदेलखंड क्षेत्र एक बहुत ही समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विद्यमान है। यहाँ पर हेरिटेज टूरिज्म को हम निजी सहभागिता से बढ़ावा दे रहे हैं। जो हमारे जीर्ण शीर्ण अवस्था में अवस्थित पुराने महल, किले और कोठियाँ थीं, अब इन्हें हम अच्छे प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को दे रहे हैं जो कि इनको एक अच्छे हेरिटेज होटल के रूप में विकसित करें। और इसी क्रम में झांसी में स्थित बरुआ सागर फोर्ट को नीमराणा फोर्ट्स को लीज पर दिया गया है और नीमराणा फोर्ट्स द्वारा इसका विकास एक विश्व स्तरीय हेरिटेज होटल के रूप में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बुंदेलखंड क्षेत्र में 6 और ऐसे किलों का चिन्हांकन किया गया है जिन्हें निजी सहभागिता से विश्व स्तरीय पर्यटक गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें ललितपुर का बालबेहट फोर्ट, झांसी का टहरोली फोर्ट, महोबा स्थित मस्तानी महल, इसके अतिरिक्त महोबा में ही सेनापति महल एवं बांदा स्थित भूरागढ़ एवं रणगढ़ फोर्ट, इनका चिन्हांकन किया गया है और अब इनका एक सम्यक पर्यटन विकास किया जा रहा है ताकि हम हेरिटेज टूरिज्म में जो इंटरेस्टेड इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं उनको अपने यहाँ पर आकर्षित कर पाएँ। इसके अलावा जो बुंदेलखंड क्षेत्र है यहाँ पर एडवेंचर टूरिज्म, वेडिंग डेस्टिनेशंस के विकास भी करे जा रहे हैं। वेलनेस सेंटर बुंदेलखंड क्षेत्र में ही एक झांसी में शतम जीवा के नाम से बहुत अच्छा वेलनेस सेंटर इस्टेब्लिश हुआ है। पर्यटन विभाग ने इन सभी क्षेत्रों में भूमि का चिन्हांकन कर लिया है और अब निजी सहभागिता से अच्छे वेलनेस रिजॉर्ट्स को डेवलप कराया जा रहा है। जी, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की अपनी खास दुनिया है, ऐसे में रूरल टूरिज्म की कितनी संभावना है और इसे किस तरह से पेश किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में रूरल टूरिज्म की असीम संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक विरासत को संजोए हुए एक अनूठा प्रदेश है। तो यहाँ की जो विरासत है वह यहाँ के गाँवों में है और कई सारे लोग बदलते हुए परिवेश में जो मेट्रो सिटीज हैं, यहाँ पर रहने वाले लोग अपने शहर की भागदौड़ से दूर एक गाँव की जीवन शैली में अपना समय बिताना चाहते हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा 229 ग्रामों का चयन किया गया है। इन ग्रामों में विलेज कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट करे गए हैं जो कि गाँव में रहने वाले लोगों के बीच में एक पर्यटन को लेकर के पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। इनकी ट्रेनिंग लगातार कराई जा रही है और होम स्टेज का विकास किया जा रहा है इन गाँवों में और इन सभी गाँवों में SHGs बनाई जा रही हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ताकि गाँव में आने वाले पर्यटकों को एक समूह के रूप में गाँव की महिलाएं कैंटीन और अन्य प्रकार की अवस्थापना सुविधाओं का संचालन करते हुए एक अच्छा अनुभव प्रदान कर सकें। रूरल टूरिज्म का जो एक मेजर मार्केट है वो इंटरनेशनल मार्केट है। इसके अलावा मेट्रो सिटीज़ में कई सारे पेरेंट्स अब इस बारे में सोचने लगे हैं कि जो उनकी अगली जनरेशन है उनको जो वो फल और सब्जी खा रहे हैं उनको प्रैक्टिकली देखने का कोई अनुभव नहीं मिल पाता है। तो हमने इसके साथ रूरल टूरिज्म के साथ में एग्री टूरिज्म को ऐड किया हुआ है। तो कई सारे ऐसे जगह हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है और उस ऑर्गेनिक फार्मिंग में किस प्रकार से खेती करी जाती है, फ्रूट प्लकिंग का एक्सपीरियंस, इस तरीके के एक्सपीरियंसेस को हम आने वाले टूरिस्ट को उपलब्ध करा रहे हैं। जी, जैसे आपने बताया कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, चाहे वो धार्मिक पर्यटन की बात हो या इको टूरिज्म या रूरल टूरिज्म की, तो खासकर जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक हैं उनको आकर्षित करने के लिए क्या रणनीति अपनाई जा रही है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा विश्व स्तर पर आयोजित लगभग सभी इंटरनेशनल मार्ट्स में पार्टिसिपेशन किया जाता है, जिसमें हमारा प्रयास होता है कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित होटल, रिजॉर्ट या उत्तर प्रदेश से संबंधित आइटनरी बनाने वाले टूर ऑपरेटर्स को इन
सभी मार्ट्स में पार्टिसिपेशन हेतु प्रोत्साहित करते हैं और बड़ी संख्या में ऐसे टूर ऑपरेटर्स जाते भी हैं जहां पर उनको B2B मीटिंग्स के माध्यम से क्लाइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा हम फॉरेन में अवस्थित इंडियन एम्बेसीज के साथ समन्वय स्थापित करके फॉरेन कंट्रीज के मीडिया, ट्रैवलॉग राइटर्स, मेजर इन्फ्लुएंसर्स, उनकी फैमिलराइजेशन विजिट कराते हैं और इनके माध्यम से हम अपने पर्यटक गंतव्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु उत्तर प्रदेश में प्रबल संभावना है बुद्धिस्ट टूरिज्म के विकास की। अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध जी का अधिकांश जीवन उत्तर प्रदेश के ही स्थलों पर बीता है। उनका बचपन का समय कपिलवस्तु में बीता, 29 साल वह कपिलवस्तु में रहे। इसके बाद बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर उन्होंने सारनाथ में अपना पहला सरमन दिया जो कि वाराणसी के पास में ही है। इसके बाद जब धर्मचक्र प्रवर्तन करने के बाद में संघ की स्थापना हुई और बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं वो संघ के रूप में उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के वहाँ रहने वाले लोगों को अपनी बुद्धिस्ट टीचिंग्स बताया करते थे। इस क्रम में गौतम बुद्ध जी कौशाम्बी 2 बार गए। चूँकि बारिश के मौसम में संघ ट्रैवल नहीं करते थे तो श्रावस्ती में की केव्स में महात्मा बुद्ध जी ने 26 वर्षा काल बिताए हैं। वर्षा काल के 4 मास जो होते हैं वह श्रावस्ती में बिताए हैं और महापरिनिर्वाण उनका कुशीनगर में हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध जी इंद्र भगवान और ब्रह्मा जी के साथ में हेवन से, स्वर्ग से संकिसा नामक जगह है फरुक्काबाद में, जहाँ पर उतरे थे और फिर इस जगह पर स्वर्ग की सीढ़ी के नाम से एक पर्यटक गंतव्य विद्यमान है। तो इस प्रकार से बुद्धिस्ट सर्किट के माध्यम से हम साउथ ईस्ट एशिया, जापान, कोरिया, यहाँ के कंट्रीज़ में जो बुद्धिस्ट अनुयायी हैं हम उनको लगातार आकर्षित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश विज़िट करने के लिए। इस आशय से फैमिलराइजेशन विज़िट भी कराई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन ने अभी थाईलैंड में जो भारतीय कॉन्सुलेट है उसके साथ समन्वय स्थापित करते हुए बुद्ध भूमि नाम का इवेंट भी कराया था। तो हम लोग अपनी एक पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुद्ध भूमि के नाम से स्थापित कर रहे हैं। जी, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति के तहत कई तरह की सब्सिडी दी जा रही है, उनके बारे में बताएं, साथ ही उसका कितना असर जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा पर्यटन नीति 2022 प्रख्यापित की गई है, जिसके अंतर्गत 33 प्रकार की टूरिज्म यूनिट्स का आइडेंटिफिकेशन किया गया है। होटल, रिजॉर्ट्स, एडवेंचर टूरिज्म, पर्यटकों के रहने एवं पर्यटकों के अनुभवों को अच्छा करने के लिए किसी भी प्रकार की जो एक्टिविटीज करी जाती हैं उन सभी को हमने अपनी पॉलिसी में समावेशित किया है। इस तरीके की अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर 25% कैपिटल सब्सिडी दी जाती है और यदि इन अवस्थापना सुविधाओं का सृजन कर रही कंपनी के मेजर स्टेक होल्डर महिला या SC/ST कम्युनिटी के बिलोंग करने वाले कोई व्यक्ति होते हैं तो 5% की अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाती है। इसके अलावा पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु भूमि क्रय पर स्टाम्प शुल्क की छूट दी गई है और भी कई प्रकार के इंसेंटिव दिए गए हैं, जिनमें हमने EPF का भी इंसेंटिव दिया है कि अगर यहाँ पर स्थापित हो रही पर्यटन सुविधाओं में उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को रोजगार दिया जाता है तो उनकी EPF का जो कंपनी के ऊपर भार पड़ता है उसमें आंशिक सहयोग पर्यटन विभाग द्वारा दिया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर अवस्थापना सुविधाएं बने, यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत हो, इनमें ग्रीन डेवलपमेंट हो, इसके लिए यदि कोई आवश्यकताएं होती हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान लगाना, ग्रीन ऑडिट करना, इस तरीके की चीज़ों पर भी उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति में इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। किसी भी पर्यटन स्थल के विकास में सरकार की जितनी अहम जिम्मेदारी होती है, प्राइवेट पार्टनर से भी उतने ही सहयोग की अपेक्षा होती है। तो प्राइवेट प्लेयर्स किस तरह से अपना सहयोग दे पा रहे हैं इसमें? सरकार लगातार पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए प्राइवेट प्लेयर्स के साथ में स्टेक होल्डर डिस्कशन करती है। उनके ग्रीवेंसेस और उनके सुझाव को पर्यटन विभाग द्वारा ग्रहण करते हुए आवश्यक संशोधन करे जाते हैं। हमारी पॉलिसी बनते समय भी हमने वाइड रेंजिंग स्टेक होल्डर डिस्कशन करे थे। जो भी टूर ऑपरेटर्स प्राइवेट सेक्टर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उन सभी टूर ऑपरेटर्स का हमने अपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और इनको हम अलग अलग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मार्ट्स में प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट प्लेयर्स पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और होटल, रिजॉर्ट्स या अन्य प्रकार के पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए हमने अपने यहाँ पर भूमि चिन्हांकित करी है और एक पर्यटन विभाग द्वारा एक उत्तर प्रदेश भूमि पर्यटन लीज नीति भी प्रख्यापित करी गई है, जिसके अंतर्गत पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु सरकार द्वारा 90 वर्षों हेतु लीज का प्रावधान है। जी, राज्य सरकार ने 2028 तक 80 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या खास टारगेटेड योजना बनाई गई है?
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमने अपने प्रचार प्रसार को और मॉडर्नाइज किया है। अब हमारा प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है ताकि हम आने वाली जो नई पीढ़ी है जो पर्यटक के रूप में उभर करके आ रही है, हम इन्हें अपने गंतव्यों के प्रति आकर्षित कर पाएं। इसके अलावा कई नए पर्यटक गंतव्यों का विकास किया जा रहा है। तो इन नए पर्यटक गंतव्यों के सृजनों उपरांत एक कंबाइंड आइटनरी का विकास होगा। पर्यटक को हम जितना अच्छा अनुभव दे सकते हैं उतना अच्छा अनुभव देने का प्रयास किया जा रहा है अनवरत, और इन्हीं प्रयासों के कारणवश हम काफी गर्व के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश विगत 3 वर्षों में घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में अग्रणी राज्य रहा है। पिछले साल लगभग 65 करोड़ टूरिस्ट उत्तर प्रदेश में आए थे और 80 करोड़ टूरिस्ट का लक्ष्य बहुत ही शीघ्र प्राप्त कर लेंगे। और हमारा अनवरत प्रयास है कि जो यहाँ पर्यटक आ रहे हैं हम इनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी और बढ़ाएं ताकि इनके आने से यहाँ पर स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक राजस्व और रोजगार का सृजन हो। जी, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार प्रसाद और निधि जैसी योजनाएं चला रही है, उससे प्रदेश के पर्यटन को कितना फायदा मिल रहा है? केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से उत्तर प्रदेश में कई पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है। प्रसाद स्कीम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में गदोलिया से दशाश्वमेध घाट तक लाइटिंग का कार्य कराया गया है। इसी प्रकार बनारस में घाटों के सौंदर्यीकरण का भी कार्य कराया गया है। वाराणसी में रिवरीन क्रूज, रिवर पर जो क्रूज चलाने का एक पर्यटन है, उसका विकास भी प्रसाद स्कीम के अंतर्गत ही किया गया है। निधि पोर्टल का प्रदेश सरकार द्वारा अनवरत उपयोग किया जा रहा है। होम स्टेज, विभिन्न प्रकार के ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट और लॉजेस, होटल्स के रजिस्ट्रेशन हेतु लगभग 5,800 यूनिट्स निधि पोर्टल पर अभी तक रजिस्टर हो गई हैं, जिन्हें सर्टिफिकेट्स दिए जा चुके हैं। जी, किसी भी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने के लिए वहां पर पर्यटकों को बेहतर अनुभव देना महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग हो या फिर टूरिस्ट पुलिस, इसके लिए किस तरह की कोशिशें हो रही हैं? पर्यटन विभाग द्वारा इस क्षेत्र पर लगातार कार्य किया जा रहा है कि जो स्थानीय स्तर पर टूरिस्ट गाइड हैं, बोटमैन्स हैं या वहाँ के टैक्सी चलाने वाले लोग हों या हमारी टूरिस्ट पुलिस हो, इन सबको हम एक टूरिस्ट फ्रेंडली रूप में एक्ट करने के लिए लगातार ट्रेन कर रहे हैं। इस क्रम में लगभग 5,000 टूरिस्ट गाइड्स की ट्रेनिंग अब तक करी जा चुकी है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में कार्य कर रहे विभिन्न नाविकों, विभिन्न दुकानदारों और अन्य प्रकार के व्यवसायों से जुड़े हुए लोग जो कि पर्यटन से संबंधित थे, उन सभी की विस्तृत ट्रेनिंग कराई गई और उनके अंदर एक हॉस्पिटैलिटी की भावना, एक अतिथि देवो भव की भावना का सृजन करने हेतु पर्यटन विभाग कार्यरत है। जी, डिजिटल होती दुनिया में यूपी टूरिज्म को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए किस तरह से सरकार काम कर रही है? उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा नई पीढ़ी को अपने यूपी टूरिज्म के साथ जोड़ने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा युवा पर्यटन क्लबों की स्थापना करी गई है, जिसमें लगभग 30,000 छात्र इनरोल्ड हैं। इन 30,000 छात्रों को उत्तर प्रदेश की समृद्ध पर्यटक स्थलों के बारे में अवगत भी कराया जा रहा है ताकि ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स बने। हम इनकी विजिट भी कराते हैं विभिन्न पर्यटक गंतव्यों पर। इसके अलावा नई जनरेशन तक बेटर तरीके से पहुंच पाए, इसके लिए सोशल मीडिया का प्रयोग उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग काफी समय से कर रहा है और अनवरत हम व्लॉगर्स के माध्यम से व्लॉगर्स को पर्यटक गंतव्यों का भ्रमण कराते हैं और उनके माध्यम से हम अपने पर्यटक गंतव्यों का व्यापक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा अपना एक ऐप भी बनाया गया है और विभिन्न पर्यटक गंतव्यों पर QR कोड की स्थापना की जा रही है, जिन QR कोड को स्कैन करने से उन पर्यटक गंतव्यों का विस्तृत विवरण प्राप्त किया जा सकता है। जी, आपने जिस तरह से बताया कि उत्तर प्रदेश धार्मिक, इको और रूरल टूरिज्म में लगातार बेहतर कर रहा है और आने वाले दिनों में देश के पर्यटन केंद्र के रूप में उभरेगा। आकाशवाणी समाचार को इस बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सामयिक चर्चा में आज आपने सुना उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं पर प्रदेश के पर्यटन विभाग के निदेशक प्रखर मिश्रा से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता ओम अवस्थी।